हेलो, वेलकम बैक। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हेमंत कुमार मिश्रा आपका दोबारा से आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। प्रो मैथ्स मेंटर आपके बेहतरी के लिए बढ़िया से बढ़िया कॉन्सेप्ट और बढ़िया समय के साथ रोज दर रोज अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट चैप्टर्स वाइज सारी चीज़ें आपके लिए ला रहा है। आप अपना प्यार और सहयोग लगातार बनाए रखें। मैं हेमंत कुमार मिश्रा आपका दोबारा से स्वागत करता हूं और आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि कल हमने देखिए स्क्वायर पढ़ा था, तो आज हम क्यूब पढ़ेंगे मेरे भाई। ठीक है, आज हम क्यूब पढ़ेंगे, मगर उसके पहले थोड़ी सी एक्टिविटी। क्यूब मतलब घन, मगर उसके पहले थोड़ी सी एक्टिविटी जो कि हमें प्रोप्रिएट बनाने के लिए जरूरी है, हम उस पर चर्चा करेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कि जब आपने कल देखा, आपने कल ये चीज देखी कि अगर हम किसी संख्या का किसी डिजिट का स्क्वायर लिखते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर या फिर 9 का स्क्वायर, उसके बाद 10 का स्क्वायर, उसके बाद 99 का स्क्वायर, तो इसमें आपको एक पैटर्न नजर आ रहा होगा। चेक करिए क्या वो आपको पैटर्न नजर आ रहा है। आप कहेंगे सर, एक अंक की किसी संख्या के स्क्वायर में एक अंक है। एक अंक की वन डिजिट नंबर, स्क्वायर ऑफ वन डिजिट नंबर हैव मिनिमम, कम से कम मिनिमम उनके पास क्या है मेरे भाई, एक डिजिट है। चेक करिए आप इस बात को कि एक अंक की संख्या के स्क्वायर में डिजिट कितने हैं, एक है। वहीं एक अंक की संख्या जो कि सबसे बड़ी संख्या है एक अंक की, कौन है, 9 है, उसके स्क्वायर में कितने डिजिट हैं मेरे भाई, 2 डिजिट हैं। तो आप क्या कह सकते हैं कि एक अंक की जितनी संख्याएं हैं, अगर हम उनका स्क्वायर करें तो स्क्वायर में जो आंसर आएगा उस आंसर में मिनिमम एक डिजिट, मैक्सिमम 2 डिजिट में आंसर आएगा। यानी एक अंक की किसी संख्या का स्क्वायर करने पर आंसर या तो एक डिजिट का होगा या 2 डिजिट का होगा। हाँ या ना? आपने देखा 2 अंक की किसी संख्या का सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, दोनों संख्याएं हमने ली हैं। सबसे छोटी संख्या का स्क्वायर क्या आता है, सबसे बड़ी संख्या का स्क्वायर क्या आता है। यहां हमें क्या सीखने को मिला कि अगर किसी 2 अंक की किसी भी संख्या का हम स्क्वायर करें, 2 अंक की किसी भी संख्या का अगर हम स्क्वायर करें, क्योंकि यहां पर देखिए इसीलिए मैंने सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या ली है कि 2 अंक की कोई भी संख्या ना तो 10 से छोटी हो सकती है ना 98 से बड़ी हो सकती है। तो 2 अंक की कोई भी संख्या का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वह आंसर हमको या तो 3 डिजिट में मिलता है या 4 डिजिट में मिलता है। यानी 2 अंक की किसी भी संख्या का स्क्वायर या तो 2 डिजिट में होता है या 4 डिजिट में होता है। ठीक इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि 3 अंक की किसी भी संख्या का स्क्वायर या तो 5 डिजिट में होगा, क्योंकि देखिए यहां 2 था तो यहां 3 आया, यहां 4 है तो यहां 5 आएगा, और खत्म कहां होगा, 6 पे खत्म होगा। इसी तरीके से 3 अंक से आगे चलेंगे, जब 4 अंक की किसी भी संख्या का अगर हम स्क्वायर करेंगे, 4 अंक की किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर या तो 7 डिजिट में होगा या तो 8 डिजिट में होगा। चेक करिए मेरे भाई, हाँ या ना? तो कभी कभी एसएससी सीधे प्रश्न पूछ लेता है कि 4 अंकों की संख्या का वर्ग करने पर प्रोडक्ट कितने अंक का आएगा। तो 4 अंक की किसी भी संख्या का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आपने देखा कि या तो आंसर 7 डिजिट में आ सकता है या फिर 8 डिजिट में आ सकता है। इसी का वाइस वर्सा एसएससी का बड़ा शानदार सा प्रश्न बनता है कि 8 अंकीय किसी संख्या का 8 अंकीय किसी संख्या का वर्गमूल 8 अंकीय किसी संख्या का वर्गमूल कितने डिजिट का होगा।
कितने डिजिट का होगा? 8 अंक की किसी संख्या का वर्गमूल कितने डिजिट का होगा? बहुत माइनर सा प्रश्न है मगर बहुत शानदार प्रश्न है। कभी कभी अच्छे अच्छे को नानी याद करा देता है। तो 8 अंकीय किसी संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे? तो यही प्रश्न आपको याद रखना है कि किसी भी 4 अंक की संख्या का वर्ग 7 या 8 डिजिट का होता है, यानी 8 डिजिट की किसी संख्या के वर्गमूल में 4 अंक होंगे, हाँ या ना? इसी तरीके से 5 या 6 डिजिट की किसी संख्या के वर्गमूल में 3 अंक होंगे। इसी तरीके से 9 या 10 डिजिट की किसी संख्या के वर्गमूल में 5 डिजिट होंगे। इसी तरीके से 11 या 12 डिजिट की किसी संख्या के वर्गमूल में 6 डिजिट होंगे। बोलिए हाँ या ना? बोलिए हाँ या ना? क्या हर बार आपको एक विषम एक सम एक विषम एक सम एक विषम एक सम मिल रहा है? यानी अगर मुझसे जनरली कोई पूछे कि 14 अंक की किसी संख्या में वर्गमूल में कितने अंक होंगे तो आप क्या आंसर देंगे? क्या आपसे कोई पूछे कि 16 अंक की किसी संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे तो आप क्या आंसर देंगे? सॉरी, क्या यही आउटकम हमको यहां देखने को मिला है कि 6 अंक की किसी संख्या के वर्गमूल में 3 अंक, 10 अंक की किसी संख्या के वर्गमूल में 5 अंक, 12 अंक की किसी संख्या के वर्गमूल में 6 अंक मिले हैं? यानी किसी भी सम संख्या के वर्गमूल में ठीक उसके आधे डिजिट होते हैं। यानी मेरे कहने का अर्थ यह है कि अगर 26 अंक की कोई संख्या है, अगर कोई संख्या है जिसमें 26 डिजिट हैं, तो उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे मेरे भाई? क्या यह सहज है? क्या 50 अंक की किसी संख्या के वर्गमूल में 25 डिजिट होंगे? क्या यह सहज है? क्या यह एक आसान सी बात है? बिल्कुल आसान है। मगर जब मैं आपसे पूछूं कि भैया 13 अंक की किसी संख्या में वर्गमूल कितने होंगे, तो आपको फटाफट से इसके लिए भी समझना है। चेक करिए, हर बार यह विषम किससे जुड़ा है? अपने अगले सम पे डिपेंड कर रहा है। यह विषम भी अपने अगले सम पे डिपेंड कर रहा है। यह विषम भी अपने अगले सम पे डिपेंड कर रहा है। यानी जब मैंने आपसे पूछा कि 13 अंक की किसी संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो आपको तुरंत समझना है कि अपने अगले अंक पे डिपेंड करेगा। और 14 में 7 होते हैं, इसलिए 13 में भी क्या होंगे? 7 होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं 25 अंक की किसी संख्या में कितने वर्गमूल में कितने डिजिट होंगे, 25 अंक की किसी संख्या के वर्गमूल में कितने डिजिट होंगे, तो आप 25 के ठीक बाद वाला सम संख्या देखिए और देखिए कि उसके बटे 2 करके कितना आता है। यानी 25 अंक की किसी संख्या के वर्गमूल में भी 13 अंक होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि 47 अंक की किसी संख्या, 47 डिजिट की किसी संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो आपको क्या कहना है मेरे भाई? तो आपको क्या कहना है मेरे भाई? क्या हो गया? ठीक है, तो आपको क्या कहना है? आपको कहना है कि भैया इसका ठीक बगल वाला सम कौन सा है? 48 है, तो इसके आधे यानी कि 24 डिजिट ही होंगे। यानी 47 अंकों की किसी संख्या के वर्गमूल में कितने डिजिट होंगे मेरे भाई? 24 डिजिट होंगे। बोलिए हाँ या ना? बोलिए हाँ या ना? क्या यह बात आपको समझ में आ रही है? क्या इतनी छोटी सी बात आप समझ गए? क्या यह आप समझ गए कि किसी भी संख्या के अंकों की संख्या से आप बता सकते हैं कि उसके वर्गमूल में या उसके वर्ग में कितनी संख्याएं होती हैं? ठीक इसी तरीके से आपका स्क्वायर, मैंने कल आपको स्क्वायर निकालने के बहुत सारे तरीके बताए थे, उसी में आप एक क्रम में ये चीज जोड़ लीजिए, चूंकि आगे हम क्यूब पढ़ेंगे और क्यूब में ये काम आएगा, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस भी आपकी बन जाएगी। जैसा कि आपने पीछे देखा था कि हम जब किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने जाते हैं, जैसे हम 43 का स्क्वायर निकालने जाते हैं, तो हम क्या लिखते हैं? 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, और उसके बाद 4 का 3 में गुणा करके 2 में गुणा कर देते हैं, तो 4 तिहाई 12 दूना 24, जिसका आउटकम क्या आया? 9 4 6 2 8 और 1, यानी 18 और 49। 18 49। बोलिए हाँ या ना? क्या आया? 18 49।
तो ठीक इसी चीज को हम ऐसे समझते हैं दरअसल कि जब 43 का हमसे स्क्वायर पूछा जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, फिर 4 इंटू 3, फिर 3 का स्क्वायर, और यहां पर एक बार और आपको 4 इंटू 3 ऐड कर देना है। तो आउटकम क्या हुआ मेरे भाई, यहां क्या आया, यहां क्या आया, यहां क्या आया, यहां 9 आया, तो यहां से आपको 9 ले लेना है, और यहां 12 आया, और ये 2 बार है, एक 12 यहां है, एक 12 यहां है, तो 12 और 12 कितना हुआ, 24, 24 का आपको 4 ले लेना है, 2 आगे कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, तो 16 और 2 क्या हो गया, 18 हो गया। क्या वही आउटकम आपका आया? ये कुछ नहीं, केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला है। यानी अगर मैंने आपसे 87 का स्क्वायर पूछा तो इसका मतलब आप इसको स्प्लिट करिए, पहले आप 8 का स्क्वायर लिखिए, फिर 8 गुणे 7 लिखिए, फिर 7 का स्क्वायर लिखिए। ठीक है मेरे भाई, तो 8 का स्क्वायर क्या था, 64 था, 8 गुणे 7 क्या था, 56 था, 7 का स्क्वायर क्या था, 49 था, 56 मैंने कहा बीच वाला नंबर एक बार दोबारा से लिख लीजिए, बीच वाला नंबर एक बार दोबारा से लिख लीजिए। अब आगे की प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए, ये 3 सेगमेंट में चीजें बन गई, तो पहले सेगमेंट से आप एक डिजिट ले लीजिए, और हर सेगमेंट से आप केवल एक ही डिजिट ले सकते हैं, जो डिजिट बच रहा है उसे आगे कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। अगर 6 में 4 जोड़ते हैं तो 10 होता है, 10 और 6 हो जाता है 16, 16 का आप यहां 6 लिखिए, और ये जो एक बचता है वो एक अगले डिजिट पर कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, जिसकी वजह से ये 5 5 10 और 1 11 हो जाएगा। और क्योंकि हर सेगमेंट से एक वर्ड लेना था वो हम ले चुके हैं, तो ये बचा हुआ 11 क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अब आगे क्या आया, 4 1 5 और 6 1 7, बोलिए 75 69। बोलिए मेरे भाई, क्या ये बात आपको समझ में आई? बिल्कुल समझ में आ गई है आपको ये बात? ये बात आपको समझ में आ गई है? यानी जब मैं आपसे 113 का स्क्वायर पूछता हूं तो आप इसको स्प्लिट करते हैं और फिर लिखते हैं 11 का स्क्वायर, 11 गुणे 3 और 3 का स्क्वायर। तो 11 गुणे 3 क्या होता है मेरे भाई, 33। तो यहां पर कितने सेगमेंट बने मेरे मुन्ना, 3 सेगमेंट बने। हर सेगमेंट से आपको क्या करना है, एक वर्ड उठा लेना है। अब ये यहां भी 33 है, यहां भी 33 है, तो 33 और 33 कितना होता है, 66, 66। तो 66 का आप यहां 6 उतारेंगे और 6 कहां ले जाएंगे, आगे। क्यों? क्योंकि हर सेगमेंट से एक ही वर्ड आप लेने के लिए अलाउ है, तो अगला वर्ड क्या करेगा, कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो 6 1 7 2 1। चेक करिए, यह तरीका भी आपको आता रहना चाहिए, कभी कभी यह तरीका भी काम करता है, इसलिए इस तरीके को भी याद रखें। और इस तरीके की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जरूरत यह है कि इसको हम आगे क्यूब में यूज करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं मुझे स्क्वायर में एक दो चीजें आपको और समझानी थी, वो मैं समझा चुका, कि आपको यह याद रखना है कि कितने डिजिट के संख्या के वर्गमूल में कितने डिजिट होते हैं, यानी 4 डिजिट की संख्या के वर्गमूल में कितने डिजिट होंगे, 10 डिजिट की संख्या के वर्गमूल में कितने डिजिट होंगे, 9 डिजिट की संख्या के वर्गमूल में कितने डिजिट होंगे, और कमेंट करके बताइए कि 35 डिजिट की संख्या के वर्गमूल में कितने डिजिट होंगे। ठीक है मेरे भाई, 35 डिजिट की संख्या के वर्गमूल में कितने डिजिट होंगे ये आप मुझको चेक करके बताइए, और फटाफट से आ जाइए, जिसके लिए आज का सेशन है। आज का सेशन हम क्यूब के लिए लेकर आए हैं, यानी हम संख्याओं का घन कैसे निकाल सकते हैं। घन का मतलब क्या होता है, पहले यह समझ लेते हैं। आप में से सभी बच्चों को पता होगा घन का मतलब क्या होता है। जैसे 2 बार गुणा करने पर स्क्वायर होता है, वैसे 3 बार गुणा करने पर घन होता है, क्यूब होता है। अगर किसी संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा किया जाए तो उस संख्या को हम उसका क्यूब लिख सकते हैं। जैसे मैंने 2 का 2 में 3 बार गुणा किया तो मैं इसको 2 का क्यूब लिख सकता हूं। ठीक इसी तरीके से अगर मैंने 3 का 3 में 3 बार गुणा किया तो मैं इसे 3 का क्यूब लिख सकता हूं। अगर मैंने 4 का 4 में 3 बार गुणा किया तो मैं इसे 4 का क्यूब लिख सकता हूं। ठीक इसी तरीके से 5 के लिए 5 का क्यूब लिख सकता हूं, 6 का क्यूब लिख सकता हूं, 7 का क्यूब लिख सकता हूं,
8 का और 9 का भी क्यूब लिख सकता हूं। अब आपको जरूरत है इस चीज को जानने की कि 1 का क्यूब होता कितना है। 1 का क्यूब कितना होगा मेरे भाई, 1 होगा। 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा। 3 का क्यूब कितना होगा, 27 होगा। 4 का क्यूब कितना होगा, 64 होगा। 5 का क्यूब क्या होगा, 125 होगा। 6 का क्यूब क्या होगा, 216 होगा। 7 का क्यूब क्या होगा, 343 होगा। 8 का क्यूब क्या होगा, 512 होगा। और 9 का क्यूब क्या होगा, 729 होगा। क्या इतना आप में से सभी बच्चों को याद है? क्या आपको मैं ये सलाह दे सकता हूं कि एटलीस्ट 25 तक का क्यूब आपको याद रखना है? क्या आपको एटलीस्ट ना 25 तो कम से कम 20 तक का क्यूब तो आपको याद रखना ही है। ठीक है मेरे भाई, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि इससे कम में कोई बात चल पाएगी। आपको 25 तक का क्यूब आप याद कर लेते हैं तो अच्छी बात है, मगर बेसिकली क्या आपको 9 तक का क्यूब अभी तुरंत में याद है? आपको 9 तक का क्यूब याद है? बिल्कुल याद होना चाहिए। और आप देखिए ये एक अंकीय संख्या है, सबसे छोटी एक अंकीय संख्या का क्यूब कितना आया, 1 अंक का आया। और सबसे बड़ी एक अंकीय संख्या का क्यूब कितना आया, 3 अंक का आया। तो यह भी आपके लिए एक प्रश्न बनता है कि एक अंकीय संख्या का क्यूब मिनिमम 1 डिजिट का, मैक्सिमम 3 डिजिट का होता है। ठीक इसी तरीके से 2 अंकीय संख्या का क्यूब, 2 अंकीय संख्या का क्यूब मिनिमम कितने डिजिट का होगा, मिनिमम होगा 4 डिजिट का। और मैक्सिमम कितना होगा, 6 डिजिट का। इसमें देखिए 2 का अंतर है, चेक करिए। यानी 3 डिजिट की किसी भी संख्या का अगर हम क्यूब करते हैं, 3 डिजिट की किसी भी संख्या का अगर हम क्यूब करते हैं तो उसका मिनिमम आंसर कितने डिजिट का होगा, 7 डिजिट का। मैक्सिमम आंसर कितने डिजिट का होगा, 9 डिजिट का। अगर हम 4 अंक की किसी संख्या का क्यूब करते हैं तो उसका मिनिमम आंसर कितने डिजिट का होगा, 10 डिजिट का होगा। मैक्सिमम अंतर कितने डिजिट का होगा, 12 डिजिट का होगा। क्या आप इस बात को इत्तेफाक रखते हैं, समझ में रखते हैं, ध्यान में रखते हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? बहुत छोटी सी बात है मेरे भाई। क्या आप इसको अपनी तैयारी का हिस्सा रखते हैं? क्या आप इसको समझ के रखते हैं? इन छोटे छोटे प्रश्नों पर भी बहुत सारे अप्रोच हमारे बनते हैं मेरे भाई। बहुत सारे छोटे मोटे प्रश्न सवाल एसएससी खासकर इनमें सवाल बना देता है। वैसे यह लेसन एसएससी बैंक या रेलवे किसी की भी तैयारी करने वाले बच्चे के लिए है, क्योंकि यह कैलकुलेशन का लेसन है। मगर इसके साथ साथ मैं वो चीजें भी जोड़ता जा रहा हूं जहां पर एसएससी अलग से अपने लिए प्रश्न बना लेती है, तो उन बातों पर भी आपको पूरा फोकस रखना होगा। यानी बेसिकली आपको 20 से 25 तक के क्यूब याद रखने होंगे और आपको ये सेक्टर, ये इनके स्ट्रक्चर भी याद रखने होंगे। ठीक है, और इन पे थोड़ी बहुत एक्टिविटीज आप अपने आप भी करें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैंने केवल एक बहाना लगाया कि किस तरीके से आपको चीजें समझनी है मेरे भाई। ठीक है, और अभी मेरा उद्देश्य है कि आपको कैसे किसी संख्या का क्यूब निकालना सिखाया जाए। यानी अगर मुझे 11 का क्यूब निकालना है मेरे भाई, अगर मुझको 11 का क्यूब निकालना है मेरे भाई, तो मैं क्या करूंगा? अगर मुझको 11 का क्यूब निकालना है तो मैं क्या करूंगा? चेक करिए, सबसे पहले मैं 4 ब्लॉक में बातें रखूंगा। सबसे पहले मैं 4 ब्लॉक में बातें रखूंगा। शुरुआत में समझ लीजिए, फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे किनारे वाले ब्लॉक में सबसे किनारे वाले नंबर का क्यूब लिखूंगा, और इस तरफ के किनारे वाले ब्लॉक में उसी संख्या का क्यूब लिखूंगा। और फिर क्या करूंगा मैं इन तीनों संख्याओं का गुणा करूंगा। मैं 1 का 1 में और फिर 3 में गुणा करूंगा। मैं 1 का 1 में फिर 3 में गुणा करूंगा, जिसका आउटकम क्या आएगा मेरे भाई? 3 आएगा। ये 3 मैं क्या करूंगा? इस 3 का मैं पहले इसमें गुणा करूंगा और यहां लिखूंगा, और फिर मैं इस 3 का इसमें गुणा करूंगा और यहां लिखूंगा। चेक करिए, क्या इतने में आपको कोई समस्या नहीं है? सबसे किनारे वाले डिजिट में 3 जीरो लगाऊंगा, उसके बीच वाले डिजिट में 2 जीरो लगाऊंगा, यहां 1 जीरो लगाऊंगा और इसको कोई जीरो नहीं दूंगा। अब बस सिंपली मुझे इन संख्याओं को जोड़ देना है मेरे भाई। बताइए, क्या यह बात आपको समझ में आई? क्या किसी भी संख्या का क्यूब निकालना इतना ही आसान हो सकता है? चेक करिए, मुझे 12 का क्यूब करना है
तो मैं पहला काम क्या करूंगा, बिल्कुल मैं सबसे बाहरी संख्या का क्यूब यहां लिखूंगा और मैं इस किनारे वाली संख्या का क्यूब यहां लिखूंगा और मैं इन तीनों संख्याओं का गुणनफल जो कि 1 गुणे 2 गुणे 3 यानी 6 होता है, उस 6 का मैं इस संख्या के पहले इसमें गुणा करूंगा। तो 6 इकन्नम 6 और दूसरी बार मैं इसका इसमें गुणा करूंगा, 6 दूनी 12। इतना काम करने के बाद सबसे बाहरी वाले डिजिट में मुझको 3 जीरो, यहां 2 जीरो, यहां 1 जीरो लगाना है और फिर क्या करना है मेरे भाई, इन तीनों को जोड़ देना है। चेक करिए, इन तीनों को क्या करना है, जोड़ देना है। चेक करिए, 8 को जोड़ेंगे, 8 0 0 0, ये खत्म हो गया। अब 2 लेंगे, 2 0 0, अब 1 लेंगे, 1 6 और 0, तो ये संख्या खत्म हुई, ये संख्या भी खत्म हुई। अब मेरे पास क्या बचा, 1। यहां मेरे पास क्या बचा मेरे भाई, सॉरी यहां 6 एक साथ था, तो यहां मेरे पास क्या बचा, 1। तो मेरा आंसर क्या हुआ, 1728। चेक करिए आप फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं है, आप चेक करते जाइए बातों को, आप बातों को चेक करते जाइए, क्योंकि बातों को तेरी हम भुला न सके, बातों को तेरी हम भुला न सके, होके जुदा भी हम जुदा ना हो सके। कोई बात नहीं, गम जुदाई का जो पी लेंगे, जी लेंगे, जी लेंगे। चलिए, अगर मुझे 13 का क्यूब निकालना है मेरे भाई, मुझे 13 का क्यूब निकालना है मेरे मुन्ना, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 1 का क्यूब यहां लिखूंगा और 3 का क्यूब यहां लिखूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, इन तीनों संख्या का गुणा करूंगा। क्या आएगा मेरे भाई, 1 गुणे 3 गुणे 3 कितना होगा, 9। उस 9 को क्या करूंगा मैं, 9 का पहले गुणा मैं 1 में करूंगा और यहां उतारूंगा, फिर मैं इस 9 का गुणा 3 में करूंगा और यहां उतारूंगा। हाँ या ना, क्या इतनी बात समझ में आई? क्या मैंने यहां आपको 3 जीरो लगाने के लिए कहे हैं, क्या मैंने यहां आपको 2 जीरो लगाने के लिए कहे हैं, क्या मैंने यहां आपको 1 जीरो लगाने के लिए कहा है? क्या अब इन चारों चीजों को जोड़ा जाएगा? क्या इसको जोड़ने का यह तरीका है कि मैं यहां से 1 डिजिट ले लूं और अगला डिजिट कैरी फॉरवर्ड कर दूं, फिर मैं यहां से भी 1 डिजिट ले लूं और बचा हुआ डिजिट कैरी फॉरवर्ड कर लूं, फिर मैं यहां से भी 1 डिजिट ले लूं और बचा हुआ डिजिट कैरी फॉरवर्ड कर लूं? क्या अब मेरे पास ज्यादा बच गया क्या? चेक करते हैं, 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाएं तो। 13 का क्यूब क्या लिखा था, 1927, 270 और 27। ठीक है मेरे भाई, इन्हीं को ऐड करना था, इन्हीं को हम ऐड कर रहे थे। मैंने क्या कहा कि हर जगह से आपको 1 डिजिट ले लेनी है, यहां से 1 डिजिट लिया तो 2 क्या कर दिया, कैरी फॉरवर्ड। मगर याद रखें कि ये 2 जो कैरी फॉरवर्ड होगा वो यहां होगा, ठीक है। तो ये 7 2 क्या हो गया, 9 हो गया। अब जो 2 बचा वो कैरी फॉरवर्ड होगा, वो कहां होगा, यहां होगा, और 9 2 क्या हो गया, 11 हो गया। अब क्या बचा, 1 कैरी फॉरवर्ड बचा, वो कहां जाएगा, चेक करिए, 3 डिजिट हो गए तो चौथे डिजिट पर। तो क्या आंसर हुआ, 2197। बोलो बोलो बोलो, मुझे बताना है, जल्दी बताइए। आप चेक कर रहे हैं, आप चेक करते जाइए और फटाफट से बताइए मुझको, क्या आपके पास शानदार सा आंसर है मेरे भाई? क्या आप इस पर अपना प्रोफिशिएंसी बनाकर रखे हैं? क्या आप मुझे 18 का क्यूब बता पाएंगे? आप कहेंगे सर 1 का क्यूब लिखता हूं, 1 का क्यूब लिखता हूं और 8 का क्यूब लिखता हूं। मैंने कहा लिख लो भाई, और इन तीनों का गुना करता हूं जिससे मुझे 24 मिलता है।
मैंने कहा ठीक है भाई 24 भी ले लो। अब इस 24 का क्या करेंगे मेरे भाई, 1 में गुना करेंगे, और इस 24 का क्या करेंगे मेरे भाई, 8 में गुना करेंगे। ठीक है मेरे भाई, 24 का 8 में गुना करेंगे। यहां क्या करेंगे मेरे भैया, 3 जीरो बढ़ाएंगे। यहां क्या करेंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे। यहां क्या करेंगे, 1 जीरो बढ़ाएंगे, और इन्हें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। फटाफट से जोड़ कर देखिए, फटाफट से जोड़ कर देखिए। 2 को जोड़ा, 2 आया। 1 को जोड़ा, 1 और 2 3, 3 और 0 3, 3 3 लिख लिया। अगली संख्या 5, 9 5 14, 14 4 18, 18 कहीं 8, कैरी फॉरवर्ड 1, 1 1 2, 2 2 4, 4 1 5। क्या 58 32? क्या 58 32 आपका अमुक आंसर है मेरे मुन्ना? चेक करिए, क्या 58 32 आपका अमुक आंसर है? क्या यह आंसर कहलाने लायक है? क्या यह आंसर कहलाने लायक है? अगर हां तो क्या आप मुझको बताएंगे कि 27 का क्यूब कैसे लिखा जाए? क्या आप मुझे बताएंगे कि 27 का क्यूब कैसे लिखा जाए मेरे भाई? थोड़ा सा देखो, कैलकुलेशन जो है, कैलकुलेशन बहुत जरूरी पार्ट होता है, तो कैलकुलेशन से आप भागिए मत, उससे डटकर मुकाबला करिए। चलिए चेक करिए, सबसे पहले क्या कहा कि हम इस संख्या का क्यूब लिखेंगे, फिर इधर क्या करेंगे, 7 का क्यूब क्या होता है उसको लिख लिया। अब क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का गुणा करेंगे। 7 दूनी 14, 14 तिया 42। अब हमें क्या करना होता है, इस 42 का हमें इस 2 में गुणा करना होता है, और इसी 42 का हमें 7 में भी गुणा करना होता है। अगर हम 42 का 7 में गुणा करते हैं, गुणा करके देख लीजिए। अब हमें अगला काम क्या करना था, हमें यहां 3 जीरो बढ़ाने थे, यहां 2 जीरो बढ़ाना था, यहां 1 जीरो बढ़ाना था, और इन्हें क्या करना था मेरे भाई, ऐड कर देना था। इन्हें क्या करना था मेरे भाई, ऐड कर देना था। चलो ऐड करते हैं। 3 3 आया, 4 4 8 0 0 8 आया, 3 12 16 6 आया, 1 बचा है, यहां कुछ नहीं बचा। 2 1 3 8 3 11, 11 और 8 19। क्या ये मेरा आंसर हुआ? चेक करिए मेरे भाई, क्या ये मेरा आंसर हुआ? क्या इसे आंसर कहते हैं? क्या इसी को आंसर कहते हैं मेरे भाई? बिल्कुल आसानी से आप क्यूब निकाल पा रहे हैं संख्याओं का। गुना करना कभी भी हमारा हल नहीं होता, संख्याओं का गुना करके हल करना कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम नहीं करता। तो इस चीज को बिल्कुल भूल जाइए कि हम गुना उना करके इस चीजों को कर पाएंगे। जो तरीके आपको प्रॉपर सिखाए जा रहे हैं उन पर प्रैक्टिस करिए। उम्मीद करता हूं कि ये भी तरीका आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसके साथ साथ आप तरीके का ये भी यूज कर सकते हैं कि ध्यान दीजिए, आप क्या यूज कर सकते हैं। अगर इसी संख्या का, जैसे आपने 18 का निकाला, अगर 18 का क्यूब आपको निकालना है तो आप संख्याओं को स्प्लिट करिए। आप क्या करिए, 1 का स्क्वायर लिखिए, 1 का क्यूब लिखिए, 1 का स्क्वायर लिखिए और 1 लिखिए, और जहां 1 लिख दिए अब उसके बाद दूसरे डिजिट का खेला चालू। 8 का क्यूब लिखिए यहां, 8 का स्क्वायर लिखिए यहां, 8 लिखिए यहां। चेक करिए, 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर गुने 8, 1 गुने 8 का स्क्वायर और 8 का क्यूब। क्या ये सेट है? क्या ये सेट है? बस उसके बाद आपको इसका दूना लिखना है। 8 का दूना और 64 का दूना। कितने सेगमेंट बने मेरे भाई? कितने सेगमेंट बने मेरे भाई? हर सेगमेंट से क्या करेंगे, एक वर्ड लेंगे, बचा हुआ कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। 8 4 12 1 कैरी फॉरवर्ड बन गया। 6 2 8
8 5 13, 1 14, 14, या ऐसे देख लें कि 12 6 18, 18 1 19, 19 और 4 5 24, तो ये 24 का 24 कहां चला गया? आगे चला गया। अब यहां ध्यान दीजिए, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 3 यहां, 2 यहां, 1 यहां, 8 इकन्नम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 यहां, 1 यहां, 2 यहां, तो 2 1 3 और 3 6 हुआ। तो इसका आंसर क्या हुआ? 8 छंग 48। तो 48 से हमको क्या लिखना चाहिए? 8 लिखना चाहिए। 4 कहां जाएगा मेरे भाई? आगे जाएगा। तो ये 4 1 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। चेक करिए, ये दूसरा तरीका है। अगर आप चाहें तो क्यूब ऐसे भी निकाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी पर है कि आप कैसे निकालना चाहते हैं, ऐसे या वैसे या चाहे जैसे। ठीक है, चेक करिए, हाँ या ना। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे भाई 27 का क्यूब निकालना है, तो आपको क्या करना है? 2 का क्यूब लिखना है, 2 का स्क्वायर लिखना है, 2 लिखना है। इसके बाद यहां से 7 का क्यूब लिखना है, 7 का स्क्वायर लिखना है और 7 लिखना है। ठीक है, चेक करिए, 2 का क्यूब क्या हुआ? 8 हुआ। 2 का स्क्वायर और 7 क्या हुआ? 28 हुआ। 7 का स्क्वायर और 2 क्या हुआ? 98 हुआ। 7 का क्यूब क्या हुआ? 343 हुआ। 98 का दूना, 98 का दूना, बिल्कुल सही। 24 का दूना, कितने सेगमेंट बने? हर सेगमेंट से क्या करना है? एक वर्ड उठाना है। यहां से 3 लिया, 34 कर दिया, कैरी फॉरवर्ड। अब इनको जोड़ो, 6 4 10 8, 18 की 8, 1 हो गया, कैरी फॉरवर्ड। देखिए 9 1 10, 10 3 13, 13 और 19, 19 और 13 या 13 और 19, बोलो। आगे चलते हैं। देखो यहां पर ध्यान से देखो, 8 चौके 32, 8 तिया 24, 8 छंग 48, तो 6 4 10 3 13, 13 अठे 13 अठे 10 क्या हुआ? 10 और 8, क्या यह आपका आंसर है? क्या यही आपका आंसर है मेरे भाई? चेक करिए, क्या यही आपका आंसर है? कहीं गलती हो गई? कहां गलती हुई है? यहां 3 लिए, 34 कर दिए, आगे 8 4 12, 12 6 18 की 8, कैरी फॉरवर्ड 1, 9 1 10, 10 3 13, 13 और 10 23 और 9 32, आगे कर दिया, 4 2 6, 8 6 14, 4 2 6 8 6 14, 4 हाथ से लगा, 1 3 2 5 1 6 4 10, सही तो है मुन्ना? क्या हुआ तेरा वादा, ये कसम, ये इरादा। 19,683 जोड़ने में हो गई थोड़ी सी मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा मेरे भाई? हम देखते हैं इसको। ठीक है, ये थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ियाँ हुई हैं, हम इनको दुरुस्त कर देते हैं। ये गड़बड़ियाँ दरअसल शुरू से हो गई हैं। चलो देखते हैं। जैसे 27 का हमें क्यूब लिखना था जब, तो हमें क्या करना था? 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2, ठीक है, और 7 का क्यूब और 7 का स्क्वायर और 7, तो ये 7 चौके 28 होता है और 28 का 56 होता है। वहां 24 हो गया था, कोई बात नहीं। यहां सामने कोई नहीं बैठा रहता तो ये भी चेक नहीं हो पाता कि चीजें सही जा रही हैं या कुछ गड़बड़ी हो गई है। तो छोटी मोटी जो गलतियां हो जाती हैं वो एज ए इंसान आपको फॉरगिव कर देना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है कि आप मुझे क्षमा कर देंगे। आगे चलते हैं। यहां से 3 ले मुन्ना, इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है अब। ठीक है ना, इसका कोई काम नहीं है। तो यहां जो 34 आया है उसे आगे कर देंगे। ठीक है, जो 34 आया है,
जो 34 आया है उसको आगे कर देंगे, ठीक है। अब यहां जोड़ेंगे, देखो 8 और 4 12 और 12 और 6 18, 18 के 8 कैरी फॉरवर्ड 1, 9 3 12, 12 1 13, 13 और 19 क्या हुआ, 13 और 19 क्या हुआ मेरे भाई, 13 और 19 हुआ 32, वो 32 गया आगे, तो आपको आगे क्या मिलेगा, ठीक है, आगे क्या मिलेगा, 8 2 10, 10 और 6 16, 16 का ही 6 कैरी फॉरवर्ड 1, 5 2 7, 7 3 10 1 11, 11 गया आगे, तो 11 8 19, तो आंसर क्या आ गया 19683, 19683। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी और आप इनका सही से प्रोप्रिएट यूज कर पाएंगे। ऐसी कामना के साथ क्यूब का वीडियो मैं यहां पे रोकता हूं। प्रैक्टिस करते रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अगले चैप्टर में हम मिलेंगे क्यूब रूट और स्क्वायर रूट के साथ। क्यूब रूट और स्क्वायर रूट आप कर लेते हैं तो इस सेगमेंट में दरअसल कैलकुलेशन का पार्ट तो केवल क्यूब और स्क्वायर बताना ही था, मगर अब इसी के लगे हाथ हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की भी बात कर लें ताकि जरूरत पड़ने पर आप इन चीजों को प्रोप्रिएट ढंग से निपटा पाएं। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलते हैं, मिलेंगे हम अगली वीडियो में।